नमस्कार, IDTV प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभमीता और हाजिर हूं देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। देवघर में बस ट्रक भिड़े 6 कांवड़ियों की मौत, सीएम ने जताया शोक। चाईबासा में नक्सलियों को बड़ा झटका, जमीन के नीचे से मिले 35 लाख रुपए। बेटी की शादी के पैसे के लिए केंद्रीय मंत्री संजय सेठ को दे डाली जान से मारने की धमकी। बिहार में पत्रकारों की पेंशन हुई 15,000। 1 अगस्त 2025 से लागू होंगे यूपीआई के नए नियम। श्रीनगर एनकाउंटर में पहलगाम हमले का बदला, लश्कर के 3 आतंकी ढेर। यमन में केरल की नर्स निमिषा की सजा रद्द। 19 साल की दिव्या देशमुख बनी शतरंज की वर्ल्ड चैंपियन। महाअवतार नरसिम्हा ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल, 4 करोड़ की फिल्म ने कमाए 22 करोड़। शेयर बाजार की कमजोर शुरुआत, सेंसेक्स और निफ्टी लुढ़के। अब खबरें विस्तार से। झारखंड के देवघर में मंगलवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे में 6 कांवड़ियों की मौत हो गई और 24 घायल हो गए। हादसा सुबह करीब 5:30 बजे मोहनपुर प्रखंड के जमुनिया चौक के पास नावापुरा गांव में हुआ, जब देवघर से बासुकीनाथ जा रही कांवड़ियों से भरी बस एक सिलेंडर लदे ट्रक से आमने सामने टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह धंस गया और चालक सीट समेत नीचे गिर गया। बस 100 मीटर तक बिना ड्राइवर के चलती रही। पुलिस के अनुसार हादसे की वजह ड्राइवर को आई झपकी थी। मृतकों में 3 महिला श्रद्धालु भी शामिल हैं। देवघर डीसी नमन प्रियश लकड़ा ने बताया कि 8 घायलों का इलाज एम्स में और बाकी का सदर अस्पताल में चल रहा है। हादसे पर पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम हेमंत सोरेन और राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने गहरा शोक व्यक्त किया है। मामले की जांच जारी है। झारखंड के चाईबासा जिले में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के आर्थिक नेटवर्क पर बड़ा प्रहार किया है। पुलिस, झारखंड जगुआर और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर सर्च ऑपरेशन चलाकर जमीन के नीचे छिपाकर रखे गए 34.99 लाख रुपए बरामद किए। ये रकम भाकपा माओवादी द्वारा अवैध वसूली से जुटाई गई लेवी की बताई जा रही है। चाईबासा एसपी राकेश रंजन के अनुसार ये नकदी हथियार और विस्फोटक खरीदने के लिए इस्तेमाल की जानी थी। समय रहते कार्रवाई से माओवादियों की बड़ी साजिश विफल हो गई। पुलिस को शक है कि इस फंडिंग में कुछ स्थानीय लोगों की भूमिका हो सकती है। जांच जारी है। यह ऑपरेशन झारखंड पुलिस के उस मिशन का हिस्सा है जिसमें माओवादी संगठनों के आर्थिक और लॉजिस्टिक नेटवर्क को ध्वस्त करने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ को जान से मारने की धमकी देने के मामले में धनबाद रेलवे स्टेशन से आरोपी नित्यानंद पाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने 26 जुलाई को मंत्री के मोबाइल नंबर पर धमकी भरे संदेश और कॉल किए थे। आरोपी धनबाद के विशुनपुर का निवासी है और मूल रूप से बोकारो जिले के पिंडराजोरा से है। पुलिस की जांच में पता चला कि आरोपी ने यह हरकत शराब के नशे में की थी। पूछताछ में उसने बताया कि वह बहुत गरीब है और बेटी की शादी के लिए पैसे जुटाने के उद्देश्य से ऐसा कर रहा था। आरोपी पूर्व में छेड़छाड़ के मामले में जेल जा चुका है और प्रभावशाली लोगों को धमकाकर पैसा ऐंठने की कोशिश करता रहा है। मामले की शिकायत रांची के पंडरा चौकी में दर्ज की गई थी, जहां से जांच आगे बढ़ी। बिहार में अब पत्रकारों का पेंशन बढ़ गया है। अब उन्हें 6,000 के बजाय 15,000 प्रति माह मिलेगी। नीतीश सरकार की कैबिनेट ने इस पर मोहर लगा दी है। ये फैसला मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। इसके अलावा बिहार राज्य युवा आयोग में 6 पदों पर स्वीकृति और सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की भी मंजूरी दी गई है। सरकारी सेवा से अनुपस्थिति 7 डॉक्टरों को बर्खास्त किया गया है। दीघा रेल सड़क पुल से अशोक राजपथ तक कनेक्टिविटी के लिए 1,368 करोड़, राजगीर खेल अकादमी के लिए 1,100 करोड़, प्राथमिक स्कूल के निर्माण हेतु 270 करोड़ और आंगनबाड़ी पोषण योजना 2.0 को भी स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही पशु चिकित्सा सेवा, अमीन संघवर्ग और इक सेवा नियमावली में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है। अब एक काम की खबर। 1 अगस्त से यूपीआई उपयोगकर्ताओं के लिए कुछ अहम बदलाव लागू होने जा रहे हैं। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब कोई भी यूजर एक दिन में अधिकतम 50 बार ही बैलेंस चेक कर पाएगा। इससे पहले बैलेंस देखने पर कोई सीमा नहीं थी। ये कदम सर्वर पर दबाव कम करने के लिए उठाया गया है। इसके अलावा पेमेंट स्टेटस चेक, पेमेंट रिवर्सल और ऑटो पे फीचर्स पर भी लिमिट तय की गई है। अब एक ही ऐप से बार बार बैंक खाता चेक करने पर भी रोक होगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि 2000 से अधिक के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर फिलहाल कोई जीएसटी नहीं लगेगा, जिससे आम जनता को राहत मिलेगी। वित्त मंत्रालय ने राज्यसभा में इसकी पुष्टि की है। ये बदलाव डिजिटल भुगतान को अधिक सुरक्षित और सुचारू बनाने के लिए लाए जा रहे हैं। यूजर्स को अब अधिक सतर्क रहना होगा। अब बढ़ते हैं राष्ट्रीय खबरों की ओर। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से बड़ी खबर है।
लिडवास इलाके में सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन महादेव के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। 22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाशिम मूसा फौजी समेत लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकी मुठभेड़ में मारे गए अन्य आतंकियों की पहचान यासिर और सुलेमान साहा के रूप में हुई है। सुरक्षा बलों के मुताबिक ये तीनों आतंकवादी पहलगाम और सोनमार्ग टनल हमलों में शामिल थे। इस बात की पुष्टि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को संसद में की है। मुठभेड़ के दौरान आतंकियों के पास से एक M4 कार्बाइन, 2 AK सीरीज राइफलें, भारी गोला बारूद और कई दिनों का राशन बरामद किया गया है। बताते चले कि 22 अप्रैल को 5 आतंकियों ने बैसरन घाटी में पर्यटकों पर हमला किया था, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। सेना ने इस हमले का बदला ले लिया है। बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर, यमन में भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को मिली मौत की सजा रद्द कर दी गई है। ये फैसला सना में हुई एक हाई लेवल मीटिंग के बाद लिया गया। 37 वर्षीय निमिषा प्रिया को 2018 में एक यमनी नागरिक की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था और 16 जुलाई 2025 को उनकी फांसी तय थी। हालांकि 15 जुलाई को उनकी सजा अस्थायी रूप से टाल दी गई थी। भारतीय ग्रैंड मुफ्ती कांथापुरम AP अबूबकर मुस्लियार और यमन के सूफी विद्वान शेख हबीब अमर बिन हाफिज के बीच हुई बातचीत के बाद ये प्रगति हुई। इस बातचीत में यमन सुप्रीम कोर्ट के एक जज और मृतक का भाई भी शामिल हुआ। ये पहली बार था जब मृतक परिवार का कोई सदस्य बातचीत को तैयार हुआ। शरिया कानून के तहत मृतक के परिजन दोषी को ब्लड मनी या बिना शर्त माफ कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। अब आपको लेकर चलते हैं मनोरंजन जगत में। एनिमेटेड फिल्म महाअवतार नरसिम्हा ने सिनेमा घरों में तहलका मचा दिया है, और वो भी उस दौर में जब सुपरहिट फिल्म सैयारा का दबदबा बॉक्स ऑफिस पर छाया हुआ है। बिना किसी बड़े प्रमोशन या मार्केटिंग के रिलीज हुए इस फिल्म ने केवल 4 दिनों में ही 22 करोड़ की शानदार कमाई कर ली है, जबकि इसका बजट मात्र 4 करोड़ बताया जा रहा है। यह फिल्म कन्नड़, तमिल, तेलुगु, हिंदी और मलयालम में रिलीज हुई है, लेकिन हिंदी वर्जन को सबसे अधिक सफलता मिली है। दर्शक इसे बड़े उत्साह के साथ देख रहे हैं और कुछ जगह श्रद्धा दिखाते हुए चप्पल उतारकर हॉल में जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी फिल्म की खूब तारीफ हो रही है, खासकर इसके धार्मिक संदेश, विजुअल इफेक्ट्स और कहानी के लिए। महाअवतार नरसिम्हा ने बिना बड़े स्टार कास्ट या भारी प्रचार के ये साबित कर दिया कि अच्छा कंटेंट ही दर्शकों को आकर्षित करता है। अब फिल्म के अगले हफ्ते के कलेक्शन पर सबकी नजर है। खेल जगत की बात करें तो दिव्या देशमुख ने शतरंज की दुनिया में बड़ा इतिहास रचते हुए FIDE वुमेन्स वर्ल्ड कप जीत लिया है। 19 वर्षीय नागपुर की यह खिलाड़ी अब ग्रैंड मास्टर बनने वाली चौथी भारतीय महिला बन गई है। उन्होंने वर्ल्ड रैपिड चैंपियन कोनेरू हम्पी को टाई ब्रेकर में हराकर ये खिताब अपने नाम कर लिया। 7 साल की उम्र से शतरंज खेल रही दिव्या ने पहली 2 क्लासिक मुकाबले ड्रॉ किए, फिर टाई ब्रेकर में शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की। दिव्या की यह जीत न केवल उनकी काबिलियत की मिसाल है, बल्कि यह भारतीय शतरंज के स्वर्णिम दौर की पुष्टि भी करती है। उन्होंने वर्ल्ड कप के साथ-साथ कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। पूर्व कोच श्रीनाथ नारायणन ने उन्हें MS धोनी जैसा शांत और हरफन मौला खिलाड़ी बताया। हिकारू नाकामुरा समेत कई दिग्गजों ने उन्हें बधाई दी है। यह जीत भारतीय महिला शतरंज के इतिहास में मील का पत्थर बन गई है। और अंत में बाजार और कारोबार की बात। मंगलवार 29 जुलाई 2025 को भारतीय शेयर बाजार की कमजोर शुरुआत हुई। सेंसेक्स 100 अंक गिरकर 80,780 पर और निफ्टी 35 अंक लुढ़ककर 24,700 के नीचे खुला। अमेरिका के साथ ट्रेड डील में देरी, विदेशी निवेशकों की बिकवली और QI के कमजोर नतीजे ने बाजार पर दबाव बढ़ाया। इन्फोसिस, ICICI बैंक, TCS, HDFC बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट और एशियन पेंट जैसे दिग्गज शेयरों में 2% तक की गिरावट दर्ज की गई। वहीं सन फार्मा, रिलायंस और टाटा मोटर्स में मामूली कमजोरी रही। निफ्टी डिफेंस, IT और फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स में गिरावट आई, जबकि रियलिटी और मेटल सेक्टर में हल्की बढ़त देखी गई। वैश्विक बाजारों में भी मिलाजुला प्रदर्शन रहा। MSCI एशिया पैसिफिक इंडेक्स में 0.68% की गिरावट। जापान के निकेकाई और कोरिया के कोस्पी में भी कमजोरी दर्ज की गई। फेड की ब्याज दर नीति और आर्थिक आंकड़ों के कारण इस सप्ताह बाजार में स्थिरता बनी रह सकती है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। दर्शकों कैसी लगी हमारी ये पेशकश हमें जरूर बताएं। कल फिर मिलेंगे रात 8 बजे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए IDTV इंद्रधनुष।